तो नमस्कार प्यारे साथियों। भाई कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए प्यारे साथी, एक और बेहतरीन सी क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में भी हम लोग 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं और ये 20 क्वेश्चंस बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, बढ़िया तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन में आपसे सिनोनियम पूछा है। मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि वोकेबलरी के क्वेश्चंस को हम कैसे अटेम्प्ट करते हैं। अब आप यहाँ पे देखो, आपसे क्या पूछा है, सिनोनियम। तो मैंने क्या कहा था, सिनोनियम या एंटोनियम कुछ भी पूछेगा तो आप दिए गए वर्ड की कोनोटेशन देखो क्या है। कोनोटेशन का मतलब सेंस वो कैसी कर रहा है बेसिकली। तो अगर हम इस वर्ड को देखें तो इब्यूलेंट वर्ड का मतलब होता है एकदम एनर्जी से भरा हुआ व्यक्ति, एकदम बहुत ही खुश, बहुत ही जीवंत टाइप का जो व्यक्ति होता है उसको इब्यूलेंट बोलते हैं। तो ये जो वर्ड हमारी जो सेंस कर रहा है वो कैसी सेंस हो गई प्यारे साथी, पॉजिटिव सेंस। अब अगर ये पॉजिटिव सेंस का वर्ड है और हमसे सिनोनियम पूछा है तो ज़रा मुझे बताओ हमारे वर्ड के आंसर की सेंस कैसी होगी। तो आप कहेंगे भैया जी आपने बताया था जब सिनोनियम की बात होगी तो जैसे हमारे वर्ड की सेंस होगी हमारे आंसर की भी सेंस कैसी होगी, वैसी ही होगी। तो ज़रा मुझे देख के बताओ क्या ये डिप्रेस्ड और डल आंसर हो सकते हैं। तो आप कहेंगे भैया ये दो ऑप्शन तो हम देखते ही उड़ा सकते हैं कि ये तो आंसर नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों की निगेटिव सेंस है। डिप्रेस्ड का मतलब होता है परेशान, हताश, और डल का मतलब होता है लो टाइप का, ठीक है, उस सेंस में आता है। तो ये दोनों आंसर नहीं होंगे। अच्छा, काम इस वजह से आंसर नहीं होगा क्योंकि ये फुल ऑफ एनर्जेटिक का सेंस नहीं देता, तो हमें तो फुल ऑफ एनर्जेटिक का सेंस देना है, तो काम भी हमारे वर्ड का आंसर नहीं होगा। हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंथुजियास्टिक, फुल ऑफ एनर्जी। तो एंथुजियास्टिक वर्ड एकदम हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 इसका आंसर करेंगे। ये एक ईडियम आपको दे रखी है, आपको बताना है इसका मीनिंग क्या होगा। गॉल और एंड वॉर्मवुड, गॉल एंड वॉर्मवुड, इस ईडियम का मतलब क्या होता है। देखो, इस ईडियम को याद करने के सबके अपने अपने डिफरेंट तरीके होंगे। कोई किसी तरीके से रिलेट करके याद कर लेगा, कोई किसी तरीके से। मेरी कोशिश है कि मैं इसको बहुत सिंपल तरीके से आपको याद करा दूँ। तो कैसे करेंगे, इस वर्ड को जब आप पकड़ोगे तो आपको यहाँ से ध्यान आएगा गाल वर्ड, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ से ये जो वॉर्म लिखा हुआ है वैसे तो ये अलग सेंस में आता है, कीड़ों वीड़ों के सेंस में आता है, लेकिन आप इसको वॉर्म पढ़ के आप ये वाला वॉर्म मत समझो, आप वॉर्म इसको गर्म के सेंस में समझ लो। अब जैसे ही आप इसको गर्म के सेंस में समझोगे ना तो आप आसानी से इसको रिलेट कर पाओगे। कैसे भाई, समझो आपने ना कुछ गर्मा गर्म खा लिया एकदम से, आपको क्या है, आपको उसको ठंडा करके खाना चाहिए था बट आपने गर्मा गर्म खा लिया और एकदम से खा लिया, तो आपको क्या होता है, आपको उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है और पछतावा होता है कि भाई क्यों खा लिया इतना गर्म, थोड़ी देर ठंडा करके खा लेते। तो इसी तरीके से आप इस ईडियम को याद रख सकते हैं। गॉल एंड वॉर्मवुड ईडियम का मतलब होता है जब एकदम से आपको पछतावा होने लगता है, जो डीप फ्रस्ट्रेशन होती है उसको ये दिखाती है। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है ना। तो कैसे करके इस ईडियम को आसानी से याद रख पाएंगे कि भाई जब आप कुछ एकदम से गर्मा गर्म खा लेते हैं तो आपका ना अंदर से मुंह जो होता है वो जलने लगता है और फिर आपको जो होता है पछतावा होता है कि यार क्यों खा लिया हमने। नेक्स्ट आ जाओ, ये है क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर करेंगे। पहली ईडियम मैंने आपको आसानी से याद करा दी, ये है आज की दूसरी ईडियम, इसको भी आसानी से याद कराएंगे। द स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्लस, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, मैं इसको बहुत आसानी से केवल इस वर्ड से याद करा दूंगा, स्वॉर्ड। स्वॉर्ड का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे भैया जी तलवार होता है। अच्छा, तलवार से रिलेटेड आपको क्या समझ में आ रहा है, तो मैं इसको ऐसे याद कराऊंगा। आप ऐसे समझो, किसी की गर्दन पे तलवार लटकी हुई है, आपने सुना है ना ये वाली बात, किसी की गर्दन पे तलवार लटकी हुई होने का मतलब क्या है कि एक ऐसा खतरा जो हर वक्त उसके सर पे बैठा हुआ है, मतलब हर वक्त उसके सर पे मंडरा रहा है एक ऐसा खतरा, उसी को बोलते हैं द स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्लस, यानी अ कांस्टेंट थ्रेट हैंगिंग ओवर समवन। यानी बी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इसको थ्रेट के सेंस में समझ के चलिए, बहुत आसानी से आपको ये ईडियम याद हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। ये OWS है और इस क्वेश्चन को आप समझो जब ये पेपर में आएगा ना, आप चंद सेकंडों में इसका आंसर लगा देंगे। कैसे लगाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। कह रहा है अ पर्सन हु बिलीव्स इन फेथ एंड डेस्टिनी, एक व्यक्ति जो कि भरोसा करता है किसमें, भाग्य में और डेस्टिनी में। तो आप मुझे बताइए,
उसको हम क्या बोलेंगे? तो आप इस क्वेश्चन में देखेंगे आपको ऑप्शन, तरह तरह के ऑप्शन दे रखे हैं, ड्रीमर, रियलिस्ट, आइडियलिस्ट, फैटलिस्ट। मैं कहूँगा आप बस इसमें क्या रिलेट करो, केवल केवल आप इसको रिलेट करो। फेथ वर्ड का मतलब होता है भाग्य। क्या मुझे फेथ वर्ड यहाँ भी नज़र आ रहा है? ये बात अलग है कि यहाँ पे फैटलिस्ट की स्पेलिंग ये नहीं होती। कहीं आप ये वाला स्पेलिंग, अगर स्पेलिंग एरर और OWS का साथ में क्वेश्चन बनाएगा तो वो ये ऑप्शन भी रख देगा। तो कहीं ये वाला ऑप्शन टिक करके मत आ जाना, क्योंकि ये स्पेलिंग गलत होती है। राइट स्पेलिंग होती है फैटलिस्ट की, FATALIST। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई साहब? फोर्थ वाला ऑप्शन, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मैंने कहा कैसे याद रखेंगे भाई, बस आपको यहाँ पे क्या करना था, आपको बस वर्ड की एंटोमोलॉजी मिलानी थी बस। तो वहीं से आप इसको आसानी से रिलेट कर लेते थे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5। इसमें देखो, अब स्पेलिंग के क्वेश्चन को करने के मैंने आपको क्या कहा था कि भाई स्पेलिंग के जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो दो तरीके के पूछे जाते हैं। एक तो ऐसा होगा कि आपको डिफरेंट डिफरेंट स्पेलिंग वाला क्वेश्चन दिया जाएगा, एक ऐसा होगा सेम ही स्पेलिंग होगी और उसको कई अलग अलग यानी 4 डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से लिखा जाएगा। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का अलग तरीका होता है, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का अलग तरीका होता है। अब आप मुझे ज़रा देख के आइडेंटिफाई करके बताओ कि इसमें कौन से तरीके का क्वेश्चन पूछा है। तो आप कहेंगे भैया जी एक ही स्पेलिंग है और वो 4 डिफरेंट तरीक़ों से लिखी गई है, यानी हमारे इस टाइप का क्वेश्चन है। कैसे अटेम्प्ट करेंगे इसको, क्या तरीका बताया था? आपको मेजॉरिटी वाला ऑप्शन देखना है कि मेजॉरिटी किसकी तरफ जा रही है। जैसे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मुझे सिंगल एल नज़र आ रहा है, सिंगल एल नज़र आ रहा है, सिंगल एल नज़र आ रहा है, बट यहाँ डबल एल हो गया। मेजॉरिटी किसकी है? सिंगल एल की। इसका मतलब ये ऑप्शन आंसर नहीं होगा। अच्छा, अगर मैं ध्यान से देखूं मेरे प्यारे साथी, तो यहाँ ई है, यहाँ डबल ई है, यहाँ ए है और यहाँ ए है। मेजॉरिटी किसकी है? तो आप कहेंगे भैया जी मेजॉरिटी हमें यहाँ नज़र आ रही है ए वाले ऑप्शन की। तो ये ई वाले तो दोनों उड़ गए, क्योंकि भाई इनकी तो मेजॉरिटी खत्म हो गई। तो यानी कि हमारे 3 ऑप्शन खत्म हो गए। तो जरा देख कर बताओ कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो आप कहेंगे भैया जी राइट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड वाला ऑप्शन। थर्ड वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। तो ये इस तरीके से आपको समझ के चलना है। अब इस क्वेश्चन को अब आप ऐसे बताओ, इस क्वेश्चन में ना वैसे कायदे में 2 तरीके की नॉलेज आपकी चेक की जा रही थी। एक तो आपसे OWS भी पूछा जा रहा था और एक आपसे प्यारे साथी यहाँ पे स्पेलिंग एरर था। तो एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 तरीके के क्वेश्चन बने हुए थे, लेकिन आपको ज़रूरत पड़ी क्या? नहीं ना, आपने सिर्फ इसको स्पेलिंग एरर का क्वेश्चन माना और मेरे तरीके से आपने विद इन चंद सेकेंडों में इसकी सही वाली स्पेलिंग पता कर ली। सिंपल है ना। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। ये भी OWS है और इस क्वेश्चन का कई सारे बच्चे गलत आंसर लगा देंगे। क्वेश्चन पढ़ो, कह रहे अ प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट। एक जगह जहाँ जंगली जानवर रखे जाते हैं। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, जहाँ जंगली जानवर रखे जाते हैं। तो जरा बताओ एबियरी और एपियरी। मैं हमेशा आपको ये 2 वर्ड एक साथ बताता हूँ, एबियरी और मेरे प्यारे साथी एपियरी। ये 2 वर्ड क्यों बताता हूँ? ये एबी रूट वर्ड जो आता है प्यारे साथी, ये आपका ईयर से रिलेटेड होता है, यानी हवा से रिलेटेड होता है। तो हवा में रहने वाली जो चीज़ें होती हैं ना, उनके लिए हम एबियरी वर्ड का यूज़ करते हैं। और एपी जो रूट वर्ड होता है, ये प्यारे साथी किसके सेंस में आता है? ये बीज के सेंस में आता है। बीज आप समझते होंगे, मधुमक्खियाँ जो होती हैं उनके सेंस में। तो दोनों पॉइंट आप समझ गए। अच्छा, ये कहाँ पे रहती है प्यारे साथी? ये हाइव के अंदर रहती हैं। ये बात भी आप याद रखिएगा। हाइव मतलब मधुमक्खियों का छत्ता। तो ये तो चीज़ हो गई इनकी। अच्छा, अब कई सारे बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, वो इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन मारेंगे और निकल जाएंगे। उनको लगेगा सेंचुरी राइट आंसर हो जाएगा। बट मेरे प्यारे साथी, आप मुझे बताओ, क्या क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी ऐसी बात कही गई है कि इनको प्रोटेक्ट करने की बात हो रही है? अ प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल आर प्रोटेक्टेड, क्या कुछ ऐसा कहा गया क्वेश्चन के अंदर? नहीं, सिर्फ रखने की बात कही गई है। इसीलिए प्यारे साथी सेंचुरी राइट आंसर नहीं होगा। सेंचुरी अभ्यारण्य होता है, जिससे जहाँ पे क्या होता है, जंगली जानवरों को, जो एक तरीके से लुप्त होने वाली प्रजातियाँ होती हैं, उनको संरक्षित किया जाता है, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, वो स्थान होता है। तो सेंचुरी हमारे इस OWS जो पूछा है वो आंसर नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मैनेग्री। मैनेग्री का मतलब होता है प्यारे साथी एक वो जगह जहाँ जंगली जानवर रहते हैं। बेसिकली आप इसको ऐसे समझ लो, जंगली जानवरों का पिंजड़ा भी इसको कहा जाता है। ठीक है ना, जंगली जानवरों का पिंजड़ा भी इसको कहा जाता है। और पार्क में तो सब कुछ हो सकता है। पार्क में आपके जंगली जानवर भी होते हैं, पालतू जानवर भी होते हैं। तो पार्क इस वजह से आंसर नहीं होगा। तो हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। समझ में आई बात?
तो इस क्वेश्चन में जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट थे वो सेंचुरी वर्ड लगा के आ गए, बट सेंचुरी और आप समझ चुके हैं कि मैनेगरी में क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन पढ़िए, ये आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, इतने भाग को आपको इंप्रूव करना है। क्वेश्चन पढ़ेंगे, कह रहे ही वॉज एक्यूज फॉर स्टीलिंग द डॉक्यूमेंट। सबसे पहली चीज, एक्यूज्ड वर्ड को अगर मैं पकड़ूं तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये एक फिक्स प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है। जिस बच्चे को पता होगा कि इसके साथ फिक्स प्रेपोजिशन क्या आती है वो चंद सेकंडों में इसका आंसर लगा देगा। जैसे अगर मैं बात करूं तो मेरे प्यारे साथी, एक्यूज्ड के साथ हमेशा जो फिक्स प्रेपोजिशन आती है वो ऑफ आती है। ऐसे ही एक और होता है कन्विक्ट, ऐसे ही एक और होता है कन्विक्ट, इसके साथ जो फिक्स प्रेपोजिशन आती है वो प्यारे साथी क्या आती है, टू आती है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। फिलहाल हमारे क्वेश्चन में हमें एक्यूज्ड दे रखा है तो यहाँ फिक्स प्रेपोजिशन फॉर नहीं आएगी, ऑफ आएगी, ऑफ, और वो कहाँ दे रखी है, सी वाले ऑप्शन में। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। ये क्वेश्चन भी अगर आप देखोगे तो ये भी हमारा सेंटेंस इंप्रूवमेंट का है। मैंने इस पर फिल इन द ब्लैंक्स लिख दिया है गलती से। ये क्वेश्चन आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट का है। अब इसमें भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो ये एंग्री वर्ड दे रखा है इसके साथ में आपको कौन सी प्रेपोजिशन आएगी वो बतानी है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, बताइए कौन सी आएगी। तो सबसे पहले समझिए, जो एंग्री वर्ड होता है इसका मतलब होता है गुस्सा होना। अब एंग्री के साथ ना 2 प्रेपोजिशन आती हैं। कौन कौन सी आती हैं भैया जी, देखो, एक तो एंग्री के साथ आती है आपकी एट, और प्यारे साथी एक आती है एंग्री के साथ अबाउट। ये 2 हो गई। अच्छा, आप तो कह रहे थे भैया जी 2 ही होती है। नहीं दोस्त, एक और भी होती है। वो कौन सी होती है, वो होती है आपकी विद। तो एंग्री के साथ 3 प्रेपोजिशन टोटल आती हैं। जब आप किसी पर्सन से गुस्सा होते हैं, मतलब जब आप किसी पॉइंट पर गुस्सा होते हैं, किसी पर्सन से गुस्सा होते हैं, जब किसी पॉइंट पे, किसी बात पे जब आप गुस्सा होंगे तो उसके लिए एट या अबाउट कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो मैंने कहा जब आप किसी पॉइंट पर, किसी बात पर गुस्सा होते हैं उसके लिए जब आप यूज़ करेंगे तो एट या अबाउट का यूज़ करेंगे। और जिस पर्सन से आप गुस्सा होंगे, जिस पर्सन से आप गुस्सा होंगे उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे प्यारे साथी, विद का यूज़ करेंगे। विद फिक्स प्रेपोजिशन आती है। तो अब आप मुझे क्या इस क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से बता सकते हैं क्या होगा? तो आप कहेंगे भैया जी बिल्कुल बता सकते हैं। यहाँ एंग्री के साथ ऑन लगा रखा है, गलत हो जाएगा। एंग्री के साथ एट नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे क्लर्क दे रखा है। क्लर्क मतलब कोई पर्सन है, पर्सन के साथ एट नहीं आएगा। यहाँ ऑन लगा रखा है, ये भी नहीं आएगा। बाई भी नहीं आएगा। और मेरे प्यारे साथी सीधे सीधे हमें पता है क्या आएगा, विद। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन। ठीक है जी, सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा। अच्छा ये डबल हो गया, चलो नेक्स्ट इसका बताओ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9, इसकी बात करेंगे क्या आंसर होगा। ये क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स का है और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ब आपको रखनी है। चलिए क्वेश्चन पढ़िए। कह रहे वी नीड टू डैश द ओल्ड फाइल्स बिफोर मूविंग द न्यू वंस। कह रहे हमें ओल्ड फाइल्स को करना होगा, क्या करना होगा, बिफोर मूविंग न्यू वंस। भाई नई फाइल्स को लाने से पहले हमें ओल्ड फाइल्स जो है उनको क्या करना होगा। तो आप थोड़ी थोड़ी सेंस पकड़ पा रहे होंगे कि भैया जी कहीं ना कहीं उनको क्लियर करने की बात हो रही होगी। अब जैसे ही बच्चे के दिमाग में आया क्लियर करने की बात हो रही होगी, उसने तुरंत बी ऑप्शन मारा और आगे बढ़ गया, क्लियर ऑफ कर दो भैया। गलत। आपको क्वेश्चन दिया ही इस वजह से गया है ताकि बच्चा बी ऑप्शन लगाए, आगे बढ़ जाए और क्वेश्चन अपना गलत कर ले। देखो फ्रेजल वर्ब बेसिकली ऐसी चीज़ होती है कि जब ये आपको क्वेश्चन पेपर में आएगा तो कई बार कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे जिनका आप देखते ही जिस ऑप्शन का आप अंदाज़ा लगा रहे होगे वो ऑप्शन निकलेगा नहीं आंसर। जैसे इस क्वेश्चन में आपको दिमाग क्या कह रहा है, आपका दिमाग ये कह रहा है कि भाई साहब ओल्ड फाइल्स को क्लियर करने की बात हो रही होगी, आपने क्लियर वाला ऑप्शन लगा दिया और आपको लग रहा है ठीक हो गया, बट गलत है। क्लियर ऑफ फ्रेजल वर्ब नहीं होती। वाइप आउट का मतलब होता है हटाना, लेकिन वाइप ओवर जैसी कोई चीज़ नहीं है। गो ओवर मतलब किसी चीज़ के ऊपर से गुजर जाना। तो ये फ्रेजल वर्ब तो काम की है ही नहीं आपके काम की यहाँ एक ही फ्रेजल वर्ब थी, क्लीन आउट। क्लीन आउट एक फ्रेजल वर्ब होती है जिसका मतलब होता है रिमूव ओल्ड थिंग्स, यानी पुरानी चीज़ों को हटा देना, रिमूव ओल्ड थिंग्स। ठीक है प्यारे साथी, ये होता है। तो आंसर हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन में आपने क्या समझा, इस क्वेश्चन में आपने ये समझा कि जब हम फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन करते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा मेंटली प्रिपेयर्ड रहना होगा कि कई बार ऐसा होता है हम जो उस क्वेश्चन का आंसर सोच रहे होते हैं वो निकलता नहीं है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ये भी फिलर का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम बात करें तो आपको बताना है कौन सा वर्ड आएगा। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है इन लाइट ऑफ रीसेंट डिस्कवरीज द थ्योरी हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू रिगोरस डैश एंड री इंटरप्रिटेशंस। बताइए क्या होगा इसका आंसर? स्क्रूटनी होगा, सैंक्शन होगा, इंसिनुएशन होगा या सबवर्जन होगा? बताइए क्या होगा राइट आंसर। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है इन लाइट ऑफ रीसेंट डिस्कवरीज द थ्योरी हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू रिगोरस। अब ऐसा क्या हुआ है कि भाई डिस्कवरी हुई है, डिस्कवरी मतलब खोज, जो अभी जल्दी में जो खोज हुई हैं उनमें जो थ्योरी है उस पर क्या किया गया है, सब्जेक्ट किया गया है क्या, कि भाई उसको री इंटरप्रेट किया जाए और उसकी कठिनता, यानी एक तरीके से अगर हम बात कहें बहुत डीप तरीके से उसकी जांच की जाए। अब क्या आप यहाँ पे रिलेट कर पा रहे थे कि ये जांच से रिलेटेड वर्ड यहाँ आना है? अब जांच से रिलेटेड अगर वर्ड आना है तो प्यारे साथी सैंक्शन वर्ड तो आंसर नहीं होगा। हालांकि मैं आपको सैंक्शन वर्ड के बारे में ज़रूर कुछ चंद बातें बताना चाहूँगा। वो ये है कि भाई ये जो वर्ड होता है ना आपका, ये दोनों सेंस में यूज़ होता है। ये पॉजिटिव सेंस में भी यूज़ होता है और ये प्यारे साथी निगेटिव सेंस में भी यूज़ होता है। डिपेंड करता है कि आपकी वहाँ कोनोटेशन कौन सी बन रही है। सैंक्शन वर्ड का मतलब अप्रूवल देना भी होता है और सैंक्शन वर्ड का मतलब पाबंदी लगाना भी होता है। दोनों ही होते हैं, तो याद रखना दोनों की सेम स्पेलिंग है, यही वर्ड है, बस मीनिंग डिफरेंट डिफरेंट करने लगता है ये, तो आपको याद रखना। जैसे लोन सैंक्शन हो गया, या इस चीज़ को ना किसी ने सैंक्शन कर दिया मतलब इस पर पाबंदी लगा दी, इस तरीके से। तो ये वर्ड दोनों सेंस में यूज़ होता है। फिलहाल यहाँ पे तो जांच की बात करनी है तो ये आंसर नहीं होगा। अच्छा, इंसिनुएशन की अगर हम बात करें प्यारे साथी, इंसिनुएशन तो ये क्या होता है? ये जो होता है अगर हम बात करें प्यारे साथी तो इसका मतलब होता है किसी पर आरोप लगाना, टू कन्विक्ट समवन, ठीक है ना, किसी पर क्या करना, आरोप लगाना, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अच्छा, सबवर्जन की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है? ये प्यारे साथी किसी चीज़ को क्या करने के सेंस में आता है, डिस्ट्रॉय करने के सेंस में आता है, ठीक है ना, डिस्ट्रॉय करने के सेंस में, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अगर आप देख पा रहे थे तो मैंने सेंस तो आपको पहले ही बता दी थी कि यहाँ पे कोई एक डीप जांच की बात कही जा रही है, बहुत गहनतापूर्वक जांच होनी चाहिए। ऐसा रीसेंट डिस्कवरीज में जो थ्योरी है उस पर सब्जेक्टेड इस तरीके से किया गया है कि उसकी जांच होनी चाहिए। तो जांच का सेंस बन रहा था और वो हमारा वर्ड एक ही था, स्क्रूटनी, जो कि राइट आंसर होगा। स्क्रूटनी का मतलब क्या होता है? जब किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा गहनतापूर्वक जाँच की जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ से हमारा जो क्वेश्चन है वो आरसी का शुरू हो गया, यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है, तो इसको हम बाद में करेंगे। पहले हम नॉर्मल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेते हैं, फिर हम ये आसानी से ये क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 16, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहे रियरली हैड द कोर्ट इनकाउंटर्ड अ पिटिशन सो डिवोइड ऑफ लीगल मेरिट नॉर सो कॉन्स्पिक्यूसली इंटेंटेड टू अट्रैक्ट मीडिया अटेंशन रेदर देन जुडिशियल रेमेडी। क्वेश्चन बहुत खतरनाक है, आपको देखने में लगेगा कि अरे यार इसमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, बट मैंने क्या कहा, आप ना छोटी छोटी चीज़ें पकड़ा करो क्वेश्चन के अंदर। जैसे आपने देखा कि ये रियरली दे रखा है, क्या समझाया था, रियरली हो गया, हार्डली हो गया, वेयरली हो गया, स्कार्सली हो गया, ये सब एक तरीके से ना निगेटिव एडवर्ब होती हैं। अब जब भी ये आपके एकदम बिल्कुल क्लाउज के शुरू में आ जाएंगी तो आपसे मैंने कहा था आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है, एक तो इनका पेयर, और एक मेरे प्यारे साथी आपको ध्यान रखना है जब ये शुरू में आ जाएंगी तो जो आपकी क्लाउज दे रखी होगी वो इन्वर्जन फॉलो करेगी। ये दो पॉइंट मैंने आपको बताए थे। अच्छा, जब मैंने ये दो पॉइंट आपको बताए थे तो आप मुझे बताइए इसका किस तरीके से आप आंसर करेंगे। देखिए एक मिनट, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए। सबसे पहले आपने देखा कि ये रियरली हमें यहाँ दे रखा है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जब हमें निगेटिव एडवर्ब दे रखी होगी तो हम सबसे पहले उसका पेयर चेक करेंगे। अब इस क्वेश्चन का ना जब सिर्फ अगर आपको आंसर मार्क करना होता तब आपको केवल जो मैंने ये छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया हुआ है इससे काम आपका हो जाता कि भाई हम इनका पेयर चेक करेंगे, अगर हमें पेयर ठीक नहीं मिला तो वही पार्ट में क्या हो जाएगी, गलती हो जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि रेयरली, हार्डली, वेयरली, स्कार्सली का जो पेयर होता है वो WHEN व्हेन के साथ होता है, बताया था ना मैंने बहुत सिंपल तरीके से। तो आप तुरंत देखोगे कि यहाँ पे रेयरली का जो पेयर है प्यारे साथी वो यहाँ नॉर के साथ बनाया हुआ है, तो क्या यहाँ पे ये बात सही हो जाएगी?
तो आप कहेंगे भैया जी नहीं होगी, यानी इसी वाले पार्ट में गड़बड़ है। तो ये पार्ट है हमारा कौन सा वाला, फर्स्ट सेकंड, और मेरे प्यारे साथी ये सेकंड वाला पार्ट है। तो सेकंड वाले पार्ट में यहाँ पे क्या है, गड़बड़। लेकिन आप अगर ये सोच रहे हैं कि आपने यहाँ पे पूरा क्वेश्चन ठीक कर लिया है, तो प्यारे साथी आप गलत हैं। अगर कोई बच्चा इसको नॉर को काट के यहाँ पर वेन करने की सोच रहा है, तो वो तो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। यानी अगर ये क्वेश्चन आपका इम्प्रूवमेंट में पूछ लिया जाता तो आप तो खेल ख़त्म था आपका। तो वैसा नहीं करना है। इस क्वेश्चन में आपने उस छोटे से कॉन्सेप्ट से गलती तो पकड़ ली कि भाई साहब ये नॉर नहीं होगा, लेकिन इसका लॉजिक क्या है, क्यों नहीं होगा नॉर, मैं आपको बता दूँ। इसका क्वेश्चन मेरे कॉन्सेप्ट के अंदर ही छिपा हुआ है। मैंने आपको बताया था कि हार्डली, वेयरली, रेयरली, स्कार्सली निगेटिव एडवर्ब्स होती हैं। अब अगर ये निगेटिव एडवर्ब है तो मेरे प्यारे साथी यहाँ पे दोबारा निगेटिव यूज़ करते ही डबल निगेटिव हो जाएगा। और डबल निगेटिव क्या होता है, सुपरफ्लुअस होता है, उसे हम मना करते हैं, नहीं यूज़ करना होता। तो यहाँ पे नॉर यूज़ नहीं होगा, नॉर की जगह आपको और यूज़ करना होगा। आपको सिखाया है ना नेदर और नॉर, याद होगा, नेदर, आइदर, ये सब अच्छे से सिखाए हैं आपको। तो यहाँ पे नॉर की जगह हम लोगों को क्या यूज़ करना होगा, और यूज़ करना होगा, और हमारा जो क्वेश्चन होगा वो ठीक हो जाएगा। जो बच्चे यहाँ व्हेन यूज़ करना चाह रहे होंगे वो गलत हो जाएंगे, नहीं करना है, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। आ जाओ, ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, और बेसिकली क्वेश्चन अगर देखोगे तो सिर्फ सेंटेंस इंप्रूवमेंट का नहीं है, यहाँ पे आपको होमोनिम रखना है। होमोनिम है कॉर्बेल, कॉर्बेल वर्ड का होमोनिम बताना है। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन से थोड़ा सा अंदाजा लग जाएगा कि वो किस सेंस में बात कर रहा है। कह रहा है द मॉन्क मीडिएटेड विनीथ द एंशिएंट कॉर्बेल प्रोट्रूडिंग फ्रॉम द चैपल वॉल। अगर मैं ध्यान से बात करूं तो मेरे प्यारे साथी, ये कॉर्बेल जो वर्ड मुझे नज़र आ रहा है, ये आर्किटेक्चर के सेंस में आ रहा है। आर्किटेक्चर मीन्स ऐसे समझ लो कि ये एक तरीके से ना एक प्रकार का पत्थर होता है, एक प्रकार का वॉल से निकला हुआ एक सहारा टाइप का होता है, दीवार से निकला हुआ एक नुकीला पत्थर टाइप का। तो ये एंशिएंट सेंस में हो गया और आर्किटेक्चर के सेंस में है। अब मुझसे कह रहा है कि भाई साहब जब आप यूज़ करेंगे इसको तो ये उसी का सेंस नहीं देना चाहिए, कुछ अलग सेंस देना चाहिए। तो अब जरा मैं ध्यान से देखूं तो मुझे इसका होमोनिम बताना है, यानी इसका दूसरा वाला मीनिंग बनाना है। और इसका दूसरा वाला मीनिंग होता है कॉन्सेप्चुअल सेंस में, यानी कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो दूसरों को हमेशा सहारा देने की सेंस बात करता है, उसके लिए भी कॉर्बेल बोलते हैं, और वो एक कॉन्सेप्ट होता है। तो अब हमें यहाँ पे आर्किटेक्चर यानी स्टोन विस्टोन के सेंस में बात नहीं करनी है, आर्ट वगैरह के सेंस में बात नहीं करनी है। तो जरा नोटिस करो, आपको पता चलेगा कि यहाँ पर ये जो कॉर्बेल वर्ड है स्टोन के सेंस में यूज़ हुआ है, मतलब आंसर नहीं होगा। यहाँ पर गोथिक स्टाइल आर्ट की बात हो रही है, आर्किटेक्चर की बात हो रही है, यानी ये भी आपका आंसर प्यारे साथी नहीं होगा। यहाँ पर भी देखो स्टोन, कॉर्बेल स्टोन की बात हो रही है, स्टोन की बात हो रही है, तो ये भी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन का राइट आंसर कहाँ छिपा हुआ है, थर्ड ऑप्शन के अंदर। तो थर्ड ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसे ही तरीके से बस आपको पता करना आना चाहिए कि वो किस सेंस में, बस आप डिफरेंट वाला ऑप्शन उठा लो, आपका आंसर होमोनिम वाले क्वेश्चन के अंदर आसानी से मिल जाएगा। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन है, आंसर बताओ। मैंने आपको बताया है एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन हो गया। कितने भी बड़े से बड़ा क्वेश्चन हो आप उसको विद इन सेकेंड आंसर निकाल के ले जाएंगे। कैसे करेंगे विद इन सेकेंड? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इनका वर्ब वाला पार्ट। इनके वर्ब वाले पार्ट को आपको सबसे पहले पकड़ना है। वर्ब वाले पार्ट को पकड़िए, आंसर नहीं मिल रहा है देन आप उसके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वाले पार्ट को पकड़िए। समझ में आ रही है बात, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वाले पार्ट को, तो आपको आसानी से ये 2 स्टेप्स में ही आंसर मिल जाएगा। मैं अगर इसके वर्ब वाले पार्ट को देखूं तो मुझे नज़र आ रहा है कुड हैव बीन एक्सप्लेनिंग, यानी जाहिर सी बात है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नज़र आ रहा है, तो मेरे आंसर के अंदर भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ही होना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से देखो, क्या यहाँ पे आप देखो कुड हैव बीन बीइंग दे रखा है, ठीक है चलेगा। यहाँ पे आप देखोगे कुड हैव बी बीइंग दे रखा है, हैव के बाद मैंने आपको क्या बताया था, थर्ड फॉर्म आती है, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगा दी, मतलब ऑप्शन गलत हो गया। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखोगे हैव, हैड, बीन, हैड एक्सप्लेन्ड कर दिया, तो भाई साहब यहाँ तो अलग ही सेंस में मामला चल रहा है, ये भी गलत हो गया।
अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखोगे कुड हैव एक्सप्लेन्ड कर दिया तो यहाँ टेंस चेंज हो गया, अगर आप ध्यान से समझोगे, क्योंकि यहाँ पे हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगा दी, यानी ये आपका परफेक्ट टेंस हो गया। जबकि हमें कौन सा चाहिए था, मैंने आपको बताया था जब आप एक्टिव से पैसिव बदलोगे तो ना तो आपको टेंस चेंज करना है, ना आपको सेंटेंस चेंज करना है। यानी इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव ही रहेगा, प्रेजेंट का टेंस है तो प्रेजेंट का ही रहेगा, कॉन्टिन्यूस है तो कॉन्टिन्यूस ही रहेगा। तो यहाँ पे तो चेंज कर दिया, तो ये ऑप्शन भी आंसर नहीं होगा। और 3 ऑप्शन जब हमारे जा चुके हैं तो कौन सा आंसर राइट होगा भाई साहब, बताइए, ये वाला ऑप्शन। ठीक है जी, इस प्रकार से करना होता है। अब मैं तो आपको समझा रहा हूँ, मुझे टाइम लगेगा, लेकिन जब मैं क्वेश्चन का आंसर नॉर्मली मॉक टेस्ट के अंदर दे रहा होता तो मैं विद इन सेकेंड इस क्वेश्चन का आंसर ये लगा देता। समझ में आई बात? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। इसका आंसर करेंगे भाई। क्वेश्चन पढ़िए। अब ये क्वेश्चन PQRS का है। इस क्वेश्चन को करने के लिए कितनी देर लगाएंगे, उसका हम कैसे पता करते हैं, मैं वो आपको तरीका बताता हूँ। जब भी आपके पास PQRS का क्वेश्चन आए या सेंटेंस अरेंजमेंट का क्वेश्चन आए, मतलब डिफरेंट नाम से ऐसे समझ लो पूछता है। हर एग्जाम का अपना तरीका होता है और अपने तरीके से SSC या जो भी वेंडर होता है एग्जाम का वो क्वेश्चन पूछता है, सबके अपने अपने तरीके होते हैं। तो किसी भी तरीके से पूछा जाए आपको ऑप्शन तो इसी प्रकार से मिलेंगे। बैंक में थोड़ा सा हाई लेवल का पूछा जाता है, उसमें अलग तरीके से ऑप्शन पूछे जाते हैं कि बताओ ये वाला कौन सा सेंटेंस होगा, ये वाला कौन सा, ऐसे तरीके से। बट मैं SSC एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ तो आपको जनरली ABC, PQRS या 1 2 3 4 4 ऐसे करके मिलेगा आपको। तो यहाँ पे हमारा 1 2 3 4 1 2 3 4 वाला सिस्टम है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन को करने में कितना टाइम लगेगा, ये कैसे आप पता करेंगे। इस क्वेश्चन को करने के लिए आप सबसे पहले इसके ऑप्शन देखो, आपको पता चलेगा आंसर आपका 2 से शुरू हो सकता है, 1 से शुरू हो सकता है, 3 से शुरू हो सकता है, 4 से शुरू हो सकता है। जब आपको पता चल जाए कि आपका जो आंसर है वो चारों में से किसी एक स्टेटमेंट से शुरू होगा तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए 10 सेकंड भी काफ़ी है मेरे प्यारे साथी, 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे, विद इन सेकंड आप ऐसे क्वेश्चन को कर दोगे। अब पूछोगे कैसे करना है, तो मैंने आपको बताया था जब भी आप सेंटेंस अरेंजमेंट या फिर PQRS पैरा जंबल वाला क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको सबसे पहली स्टेटमेंट जो प्यारे साथी रखनी होती है वो इंट्रोडक्टरी पार्ट रखना होता है, यानी किसी का इंट्रो सबसे पहले आपको कराना होता है, देन उसके बाद पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें जोड़नी होती हैं। तो अब जरा मुझे बताओ, क्या आपको ओशियन एसिडिफिकेशन के बारे में यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा कि इसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है? तो बस मुझे पता चल गया कि मेरा आंसर 1 से शुरू होगा, सेकंडों में आंसर हो गया मेरा सेकंड ऑप्शन। सिंपल है। अब यहीं पे कई बार क्या हो जाता है, थोड़ा सा खेला हो जाता है। खेला क्या होता है? खेला ये होता है कि भाई साहब कई बार क्या होता है, एक ही हमें पता चल जाता है देखते ही, हमें ऑप्शन देखने सबसे पहले। अब मान लो इसी में क्या होता कि अगर 2 ऑप्शन हमारे 1 से शुरू हो जाते तो मैं पहले इन दोनों ऑप्शन को चेक करता ही नहीं, मैं ये देखता कि ये 1 से शुरू होने वाले 2 ऑप्शन हैं, यानी मेजॉरिटी 2 ऑप्शन के साथ जा रही है, तो क्या सच में आंसर A से शुरू हो सकता है? अगर फर्स्ट वाली लाइन से शुरू नहीं हो पाता तो ये दोनों ऑप्शन मेरे एक साथ खत्म हो जाते, फिर मैं इन दोनों को चेक कर लेता। तो वो एक दिमाग आपको दौड़ाना है पेपर के अंदर, जितनी तेजी से आप दौड़ा लेंगे उतनी जल्दी से आपको आंसर मिल जाएगा। और कई बार क्या होगा कि आपके 3 ऑप्शन एक ही चीज से शुरू हो रहेंगे, तब तो मेजॉरिटी यही कह रही है कि भाई साहब अगर आपके तीनों ऑप्शन एक से ही शुरू हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि एक आपकी ओपनिंग स्टेटमेंट होने के 99% चांसेस हैं, और अगर नहीं है तब तो और बढ़िया है कि आपका आंसर चौथा वाला बचा ही पड़ा है, फिर तो उसको आंसर लगा दो। ये तरीका आपको दौड़ाना है, ये दिमाग आपको दौड़ाना है। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाओ, ये है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ेंगे। कह रहा था स्पोक्स पर्सन रिफ्यूज्ड टू कमेंट अंटिल द इन्वेस्टिगेशन वुड बी कंप्लीटेड टू अवॉइड जियोपैराडाइजिंग ऑनगोइंग प्रोसीडिंग्स। एरर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आप कितनी जल्दी निकाल लेते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्वेश्चन पढ़ो। स्पोक पर्सन रिफ्यूज्ड के साथ टू आता है, बात बिल्कुल ठीक है। टू कमेंट यानी टू इन्फिनेटिव होता है, तो इन्फिनेटिव के साथ में हम अगर बात करें तो आप जानते होंगे जब टू इन्फिनेटिव का काम करता है तो इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, बहुत बेसिक बात है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे अनटिल दे रखा है, तो मैंने आपको क्या बताया था, अनटिल हो गया, टिल हो गया, यानी आपसे मैंने सिंपल बात कही थी कि भाई साहब कंडीशन वाली क्लाउज हो गई और आपकी टाइम बताने वाली क्लाउज हो गई। ये दोनों क्लाउजेस कभी भी आपकी यूज़ होंगी ना, तो इनके साथ आप कंडीशन या टाइम बताने वाली क्लाउज के अंदर कभी भी फ्यूचर के इवेंट फ्यूचर से नहीं दिखा सकते। मतलब इवेंट अगर वो फ्यूचर का है भी ना, तब भी आप उस इवेंट को दिखाने के लिए प्यारे साथी फ्यूचर का यूज़ नहीं करेंगे।
भले ही वो इवेंट फ्यूचर का है, लेकिन उसको दिखाने के लिए आप फ्यूचर का यूज़ नहीं करेंगे, आपको यूज़ करना होगा प्रेजेंट का। ये मैंने बहुत अच्छे से आपको मॉडल जब चैप्टर बढ़ाया था तब मैंने उसके अंदर कॉन्सेप्ट आपको बताया था। तो अब जरा मुझे देख के बताओ, टेंस के अंदर भी बताया है, मॉडल वर्ब के अंदर भी बताया है, वर्ब के अंदर भी बताया है। ये छोटी छोटी बातें जहाँ मुझे लगती थी ज़रूरत होगी मैंने वहाँ आपको बताया अपने फाउंडेशन बैच में। तो अब जरा मुझे देख के बताओ, इस क्वेश्चन में अंटिल का मतलब होता है जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती। तो स्पोक पर्सन ने रिफ्यूज़ किया कोई भी कमेंट करने से जब तक कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाती, यानी उसने टाइम का रेफरेंस दिया, वो भी फ्यूचर के सेंस में, फ्यूचर इवेंट की बात कर रहा है कि भाई जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती स्पोक पर्सन ने मना कर दिया है, वो कमेंट नहीं करेगा। तो मेरे प्यारे साथी, मैंने अभी क्या बताया कि फ्यूचर के जब टाइम की बात होगी तो उसको दिखाने के लिए आप फ्यूचर यूज़ नहीं करेंगे। तो ये जो वुड बी कंप्लीटेड आप बोल रहे हो ये गलत हो जाएगा। इस वाली क्लाउज में आप देखो ये टाइम का रेफरेंस दे रही है, तो टाइम वाली क्लाउज के अंदर वुड बी कंप्लीटेड गलत हो जाएगा। आपको यहाँ पे बोलना होगा इज कंप्लीटेड, क्योंकि मैंने कहा ना फ्यूचर के इवेंट को दिखा रहा है वो, और फ्यूचर के इवेंट को दिखा रहा है तो उसको दिखाने के लिए हम फ्यूचर का यूज़ नहीं करेंगे, प्रेजेंट का यूज़ करेंगे। तो बोले ऐसे बोलेगा, द स्पोक पर्सन रिफ्यूज्ड टू कमेंट अंटिल द इन्वेस्टिगेशन इज कंप्लीटेड टू अवॉइड जियोपैराडाइजिंग ऑनगोइंग प्रोसीडिंग्स। ठीक है ना। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भाई साहब कौन से वाले पार्ट में गड़बड़ है देख के बताओ जरा। सेकंड वाले पार्ट में, सेकंड वाले पार्ट में क्या है गड़बड़ है। तो ये हमारे ये नॉर्मल क्वेश्चंस हो गए। अब हम जो बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे, इसको हट जाने दो पहले जरा, हाँ अब हम बात करेंगे अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। चलो भाई, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमारा शुरू होता है यहाँ से। पढ़ो भाई, अच्छे से पढ़ना है, पढ़ के केवल ये समझने की कोशिश करनी है, सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग, उतने से ही हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे। चलो पढ़ो भाई। कह रहा है इन द रेलेंटलेस एक्सपेंशन ऑफ अर्बन environments, the provision of public playgrounds often recedes into a peripheral concern overshadowed by commercial imperatives and infrastructure demands. Yet their significance transcends mere recreational utility. Playgrounds constitute critical arenas for cognitive, social, and physical development in children, fostering resilience, creativity, and communal in identity. Despite the mounting corpus of research affirming these benefits, municipal authorities frequently exhibit a myopic focus on economic expediency, relegating green and play spaces to marginal status. अच्छा, इतने से कुछ समझ में आया? तो आप कहेंगे भैया जी इतने से हमें समझ में आया कि ये जो आपका पैसेज आपको दे रखा है ना, ये जो पैसेज हमें दे रखा है ये कहीं ना कहीं अर्बन डेवलपमेंट से रिलेटेड है। उसमें म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ की भी बात हो रही है, कैसे करके क्या होता है, क्या है, कैसे डेवलपमेंट होगा, बच्चों का कैसे डेवलपमेंट होगा, कुछ इस प्रकार की बातें चल रही हैं, सोसाइटी में कैसे क्या होता है, सारी चीज़ें। अच्छा, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कह रहे द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस ओवरसाइट्स आर प्रोफाउंड। अ डेफिसिट ऑफ एक्सेसिबल सेफ प्ले एरियाज नॉट ओनली एक्सरबेट sedentary behaviors among youth, contributing to escalating public health crises such as obesity and anxiety, but also erodes the social cohesion that vibrant urban communities depend upon. Playgrounds, when thoughtfully integrated into cityscapes, act as vital intergenerational nexus, bridging demographic divides and cultivating a sense of belonging that sterile commercial zone cannot replicate. Okay, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, कह रहे टू रेक्टिफाई दिस इम्बैलेंस अर्बन प्लानर मस्ट अडॉप्ट अ पैराडिगम दैट रिकॉग्नाइज प्ले एन एसेंशियल अर्बन फंक्शन, नॉट अ dispensable luxury. Design strategy should prioritize inclusivity, sustainability, and an aesthetic integration with the built environment. Only through intentional visionary planning can cities nurture both their youngest residents and the communal fabric upon which their long-term vitality depends. बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स भी इसके अंदर आई जिनको मैं शायद थोड़ा प्रोनाउंस करने में भी गड़बड़ हुआ, लेकिन क्या हमें इन चीज़ों से फ़र्क पड़ेगा? नहीं। मैंने कहा कि मैं इसके 5 के 5 क्वेश्चन के आंसर राइट निकालूंगा। कैसे निकालूंगा आओ मैं दिखाता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इनके क्वेश्चंस के आंसर राइट निकालने। सबसे पहला क्वेश्चन रेक्टिफाई। अब मैंने क्या कहा था, जब भी आपसे रीडिंग और कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें ना 2 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं।
एक तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको करने के लिए आपको पैसेज को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होती, उनको आप ऐसे ही आंसर मार दोगे। और दूसरे तरीके के वो क्वेश्चन होते हैं जिनके लिए आपको पैसेज को अच्छे से पढ़ना होता है ताकि आपको एक आइडिया लग जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ डेटा ऐसा दे रखा होता है, कुछ ऐसे पॉइंट्स मेंशन किए होते हैं जिनसे सीधा आंसर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो उसके लिए आपको पढ़ना होता है। बाकी इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहा है रेक्टिफाई का नियरली मीन्स बताओ। नियरली मीन्स का मतलब मैं आपको बता दूं सिनोनियम होता है। तो नियरली मीन्स क्या होगा बताओ भाई साहब? सिनोनियम। रेक्टिफाई का मतलब होता है किसी चीज़ में सुधार करना। तो टू अमेंड हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अब बताओ क्या इसके लिए मुझे पैसेज पढ़ने की ज़रूरत थी? नहीं ना। बहुत बढ़िया, यही आपको समझना है। जब भी आपके सामने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन आएगा तो आपको पहले ही आइडेंटिफाई करके चल लेना है कि कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके लिए मुझे पैसेज पढ़ने की ज़रूरत है और कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके लिए पैसेज पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ। कभी कभी ऐसा भी होगा कि पांचों क्वेश्चन के लिए पैसेज पढ़ने की जरूरत पड़ जाएगी, ये भी बात ध्यान रखना मेरी, ठीक है ना। अब आ जाओ, इसका करो। कह रहे करेक्ट फंक्शन ऑफ द फ्रेज, यानी फ्रेज का करेक्ट फंक्शन बताना है कि वो कौन सा फंक्शन कर रही है। चलो भैया बताते हैं। कह रहे प्लेग्राउंड्स कॉन्स्टिट्यूट क्रिटिकल अरेनास फॉर कॉग्निटिव, सोशल एंड फिजिकल डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन, फॉस्टरिंग रेजिलियंस, क्रिएटिविटी एंड कम्युनल आइडेंटिटी। जीरंट फ्रेज दे रखा है, एडजेक्टिव फ्रेज दे रखा है, एडवर्बियल फ्रेज दे रखा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज दे रखा है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये चारों की चारों होती क्या है। जीरंट फ्रेज में आपको बता दूं, ये एक प्रकार का ऐसा नाउन होता है जो कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म से मिलकर बना होता है और ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करेगा। क्या यहाँ पे जो हमें दे रखा है, क्या इसके अंदर ये जो फॉस्टरिंग वाली जो फ्रेज दे रखी है ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम कर रही है? तो आप कहेंगे नहीं, यानी ये तो आंसर नहीं होगी। अच्छा, क्या ये एडजेक्टिव फ्रेज है? अगर एडजेक्टिव फ्रेज होती, ध्यान से मेरी बात समझना, अगर एडजेक्टिव फ्रेज होती तो ये सिर्फ किसी नाउन को क्या कर रही होती? मॉडिफाई कर रही होती। तो क्या ये सिर्फ केवल किसी नाउन को मॉडिफाई कर रही है? तो आप कहेंगे भैया फॉस्टरिंग रेजिलियंस, क्रिएटिविटी एंड कम्युनल आइडेंटिटी की अगर हम बात करें तो ये सिर्फ किसी नाउन को मॉडिफाई नहीं कर रही बल्कि एक रिजल्ट को दिखा रही है कि प्लेग्राउंड कॉन्स्टिट्यूट क्रिटिकल अवेयरनेस फॉर कॉग्निटिव, सोशल एंड फिजिकल डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। और उसको भी क्या? फॉस्टरिंग रेजिलियंस। भाई ये चीज़ क्या कर रही है? फॉस्टर कर रही है रेजिलियंस, क्रिएटिविटी एंड कम्युनल आइडेंटिटी को। तो ये जो एक तरीके से फ्रेज हमें दे रखी है ये रिजल्ट को बता रही है, तो इसीलिए ये एडजेक्टिव फ्रेज भी नहीं होगी। एडवर्बियल फ्रेज इसलिए नहीं होगी क्योंकि ये एडवर्ब का काम नहीं कर रही, किसी कारण वगैरह को नहीं दिखा रही, तो इसीलिए ये भी आंसर नहीं होगा। ये रिजल्ट को दिखा रही है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसीलिए ये पार्टिसिपल फ्रेज हो जाएगी। समझ में आई बात? इस तरीके से करते हैं। अब किसी बंदे को अगर ये दिक्कत हो रही है कि भैया ये पार्टिसिपल क्या होते हैं, तो मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। यहाँ पे मैं बस आपको थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ कि ये पार्टिसिपल होता क्या है। देखो पार्टिसिपल बेसिकली क्या होते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, पास्ट पार्टिसिपल होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। परफेक्ट पार्टिसिपल मतलब हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब की सीधे सीधे थर्ड फॉर्म, और प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ठीक है। ये होती हैं आपकी पार्टिसिपल। अब इनका तीनों का अगर आप काम देखोगे तो ये कहीं ना कहीं काम एक तरीके से एडजेक्टिव वाला ही करते हैं, बट इनका काम करने का तरीका डिफरेंट होता है। ये कुछ ना कुछ चीज़ें ऐड ऑन करते हैं, और यानी क्लाउज के अंदर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऐड ऑन करने की कोशिश करते हैं, या किसी पर्सन के बारे में, किसी चीज़ के बारे में और ऐड ऑन करने की कोशिश करते हैं चीज़ों को, तो वो हो जाता है आपका पार्टिसिपल। तो अब अगर हम ध्यान से बात करें तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। मैंने आपको अच्छी तरीके से इसको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। इसमें ज़रा आंसर बताओ क्या होगा। याद रखना ये क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13, ये मजा मत लेना इन क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन बहुत शानदार हैं और इन्हीं क्वेश्चन से आपके कई सारे बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएंगे। चलो इसको बताओ। कह रहे अर्बन प्लानर मस्ट अडॉप्ट अ पैराडिगम दैट रिकॉग्नाइज प्ले एन एसेंशियल अर्बन फंक्शन। अब आपसे पूछ रहा है कि भैया बता दो ये जो 13वें क्वेश्चन में हमने जो बात लिखी हुई है, ये इसके अंदर कौन सा सेंटेंस यूज़ हुआ है। अब कई बच्चे सेंटेंस का मतलब सिर्फ अगर ये जानते हैं कि इंटरोगेटिव हो गया, असर्टिव हो गया, इम्परेटिव हो गया, एक्सक्लेमेटरी हो गया, मेरे प्यारे साथी ये तो सेंटेंस होते ही हैं, लेकिन जब आप थोड़े से ऊपर लेवल पर जाओगे ना, तो जो आपकी क्लाउजेज होती हैं, ये क्लाउजेज जब दो क्लाउजेज एक साथ आती हैं तब मिलके दूसरे टाइप के भी सेंटेंस बनते हैं। उसमें क्या होता है, जब दो मेन क्लाउजेज एक साथ किसी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ जुड़ती हैं तो आपका बनता है सिंपल सेंटेंस,
और वहीं आपकी क्या होगा, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। जब दो मेन क्लाउज आपकी जुड़ती हैं और वो भी कैसी होती हैं भाई, आपको नॉर्मली क्या है कि मेन क्लाउज आपको दे दी और वो आपकी जोड़ी आपने, अगर मेन क्लाउज दे रखी है तो वो आपका सिंपल सेंटेंस है। दो मेन क्लाउज आपकी एक साथ आ गई और वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ जुड़ गई तो वो कंपाउंड बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, कंपाउंड बन जाएगा। और यहीं पे अगर एक आपकी मेन क्लाउज आ गई और एक आपकी सबऑर्डिनेट क्लाउज आ गई, सबऑर्डिनेट क्लाउज, अब इनको जोड़ने के लिए यहाँ पे कोई ना कोई कंजंक्शन लगा हुआ होगा। वो कोई भी कंजंक्शन हो सकता है, रिलेटिव कंजंक्शन हो सकता है, एडवर्बियल कंजंक्शन हो सकता है, किसी भी प्रकार का। तो ऐसे केस में जो आपका सेंटेंस बनेगा वो प्यारे साथी कैसा बनेगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। अब जरा आप मुझे यहाँ देखकर बताओ, ये आपको एक क्लाउज दे रखी है यहाँ से यहाँ तक, फिर आपका ये दैट आ रखा है एक कंजंक्शन, और फिर आपकी दूसरी क्लाउज दे रखी है। तो आप जरा यहाँ पे देख के बता सकते हैं कि ये दैट कौन सा कंजंक्शन है। तो आप कहेंगे अरे भैया जी बहुत आसानी से, दैट आपने हमें बताया था कि ये एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है, और अभी मैंने आपको बताया कि दो क्लाउजेज जब किसी रिलेटिव प्रोनाउन से जुड़ी हुई होंगी तो उसमें एक तो होगी मेन क्लाउज और एक होगी सबऑर्डिनेट क्लाउज। सबऑर्डिनेट क्लाउज बेसिकली वो होती है जिसका इंडिपेंडेंटली कोई मीनिंग ही नहीं होता। मतलब अगर आपने ये पहली वाली बात हटा दी तो अगली वाली बात का मीनिंग अपने आप खत्म। भाई इसका कोई वजूद ही नहीं है कायदे में, ये तब तक है जब तक ये पहली वाली क्लाउज मौजूद है। ये हट गई तो समझ लो सेकंड वाली का काम अपने आप खत्म है। तो वो होती है डिपेंडेंट क्लाउज एक प्रकार से। तो वही तो यहाँ पे ये दे रखी है। तो रिलेटिव प्रोनाउन दे रखा है। अब मैंने आपको बताया था कि जब एक मेन क्लाउज और एक आपकी इंडिपेंडेंट क्लाउज होगी और एक डिपेंडेंट क्लाउज होगी, जब ये दोनों क्लाउज एक साथ जुड़ेंगी ना, और यहाँ पे कोई रिलेटिव प्रोनाउन दे रखा होगा या कोई एडवर्बियल आपका कंजंक्शन दे रखा होगा उन्हें जोड़ने के लिए, रिलेटिव प्रोनाउन या फिर कोई एडवर्बियल कंजंक्शन दे रखा होगा, तो वो जो आपका सेंटेंस तैयार होगा वो कौन सा होगा, कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का उदाहरण है प्यारे साथी। तो आंसर हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन। अच्छा, अब कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि भैया ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स क्या होता है, तो उसके लिए भी मैं आपको बता दूँ। इसमें क्या होगा, दो तो आपकी मेन क्लाउज होंगी और एक आपका प्यारे साथी क्या होगा, एक आपकी डिपेंडेंट क्लाउज होगी, ठीक है ना, तब वो आपका कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो हमारे यहाँ तो क्वेश्चन में खाली दो ही क्लाउज थी, तीन की तो बात ही नहीं हुई। यानी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स आपका तभी बनेगा जब सेंटेंस में आपकी तीन क्लाउज दे रखी होंगी, ठीक है ना। समझ में आ गई बात, चलो भाई बहुत बढ़िया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट आ जाओ, ये है 14। इसमें आपको क्लोजेस्ट मीनिंग बताना है मायोपिक का। फिर से क्या आप इस क्वेश्चन को आसानी से नहीं कर सकते थे? आप कहेंगे भैया बिल्कुल कर सकते थे। ये वही टाइप हो गया कि मैंने कहा था आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिनके लिए आपको पैसेज को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ये उस टाइप का दूसरा क्वेश्चन हो गया इस पैसेज का। भाई मायोपिक वर्ड का अगर मुझे सिनोनियम पता होता तो क्या मुझे पैसेज को पूरा पढ़ने की ज़रूरत थी इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए? नहीं। तो बस वही मुझे यहाँ करना है। मायोपिक वर्ड का मतलब होता है कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा सूक्ष्म है। मतलब मायोपिक का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा गहनतापूर्वक नहीं देखते, बहुत ऐसे ऊपर ऊपर से देख लेना। तो शॉर्ट साइटेड जो व्यू होता है ना किसी चीज़ का, उसको हम लोग मायोपिक बोल देते हैं। तो सी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है ना। बाकी बढ़िया तरीके से आप जानते ही हैं, ओवर कॉन्फिडेंट का मतलब होता है वो व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा आत्मविश्वास इसके अंदर भरा हो, उसे बोलते हैं। जेनरस का मतलब उदार होता है, ठीक है ना। और वेल इन्फॉर्म्ड का मतलब होता है जिसको बहुत ज़्यादा जानकारी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। अब ये क्वेश्चन का आंसर करेंगे क्या होगा, क्वेश्चन पढ़िए भाई। कह रहा है बेस्ड ऑन द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैप्चर द ऑथर्स मेन कंसर्न अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ अर्बन प्लेग्राउंड्स। तो भाई ये मैंने क्या कहा, पैसेज के अंदर आपके दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं। एक तो वो जिनको पढ़ने के लिए आपको पैसेज की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप वैसे ही आंसर निकाल के ले जाओगे, और एक वो क्वेश्चन होंगे जिनके लिए आपको पैसेज की पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। ये वही टाइप का क्वेश्चन है। अगर आपको लग रहा है कि आप इसको ना बिना पढ़े लगा सकते हो तो आपसे मूर्ख कोई नहीं है भाई, नहीं होगा। आपको पढ़ना पड़ेगा, पैसेज को पढ़ के आइडिया लगाना पड़ेगा कि भाई पैसेज में किस चीज़ की बात हो रही थी। तो मैंने आपको बताया था पैसेज के अंदर अर्बन डेवलपमेंट की बात हो रही थी, और अर्बन डेवलपमेंट के अंदर क्या बातें हुई थी, अर्बन डेवलपमेंट के अंदर बातें हुई थी कि कैसे प्लेग्राउंड्स को डेवलप किया जाएगा और वो क्या चीज़ें होंगी, उसके बाद क्या होगा। तो यहाँ पे जरा मुझे बताओ अर्बन डेवलपमेंट के बारे में कहाँ आपको नज़र आ रही हैं चीज़ें। मॉडर्न प्लेग्राउंड्स की बात हुई थी क्या कुछ निगेटिव तरीके से बात हुई थी पैसेज के अंदर? नहीं, बहुत अच्छी तरीके से सारी बातें हो रही थी कि हाँ वो फॉस्टर करेंगे, ये ग्रोथ होगी, चाइल्ड का डेवलपमेंट होगा, चिल्ड्रन डेवलप करेंगे, कुछ ऐसी बातें हो रही थी। यानी क्वेश्चन के अंदर सिर्फ पॉजिटिव बातें हो रही थी, निगेटिव तो कोई बात हो ही नहीं रही थी। तो प्यारे साथी यहाँ पर तो निगेटिव बात करी जा रही है, मतलब आंसर नहीं होगा।
यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो मेरे प्यारे साथी कह रहा है एक्सेसिवली फोकस्ड ऑन चिल्ड्रंस नीड, नेगेटिव बात की जा रही है, आंसर नहीं होगा। प्लेग्राउंड्स आर बीइंग एक्सपेंडेड विदाउट एनी प्रॉपर डिजाइन एंड रेगुलेशन। भाई उसमें आपने देखा कि वो कितनी बढ़िया तरीके से बोल रहा था कि भाई प्लेग्राउंड्स को बनाने के लिए उसने क्रिटिकल चीज़ों का यूज़ किया है। क्रिटिकल वगैरह आपने पैसेज पढ़ा होगा तो देखा होगा वहाँ पे कैसे बढ़िया तरीके से उसने बताया था। यहाँ पर तो बोल रहा है विदाउट एनी प्रॉपर एंड डिज़ाइन रेगुलेशंस, तो क्या हो गया, ये भी आपका खत्म हो गया। और ये तीन चीज़ें खत्म हो गई तो आप देखो इसके अंदर तो मुझे सीधा सीधा मेरा कीवर्ड भी नज़र आ रहा था, क्योंकि पैसेज ही अर्बन डेवलपमेंट से रिलेटेड था। तो इसीलिए मेरे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जब आप पैसेज एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं ना, तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको दिखती हुई चलती हैं और आप आसानी से आंसर लगा देते हो। ठीक है भाई, तो ये था आज का पूरा सेट 20 क्वेश्चंस का। आशा करता हूँ कि बढ़िया तरीके से आपको समझ में आया होगा। बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। ठीक है।